देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थल और उसमें हम लूणी बेसिन के बारे में पढ़ रहे थे। और लूणी बेसिन कि नदी निर्मित जो मैदान है उस नदी निर्मित मैदान को किस नाम से जाना आता है? बेसिन। कि नदी निर्मित जो मैदान है यही उसको हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है यही उस नदी को हम क्या कहते हैं? लूणी। लूणी बेसिन को गोल्डवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कि लूणी बेसिन है यानी इसको कौन सा प्रदेश कहते हैं? यानी गोल्डवार प्रदेश कहते हैं। अब इसमें जैसे जालोर, पाली, बालोतरा ये प्रमुख क्षेत्र हैं यही इसमें शामिल किए गए। बालोतरा का जो क्षेत्र पहले बाड़मेर में होता था तो इसी में जैसे बालोतरा और सिवाना लगभग दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर की। कि बालोतरा से सिवाना तक 56 गोलाकार पहाड़ियां है। कितनी गोलाकार पहाड़ियां होगी? 56। और इन 56 गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां कहते हैं। ये जो 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं इन्हीं को क्या कह दिया आता है? 56 की। इसका मतलब 56 की पहाड़ियां कहां पर आती? पहले बाढ़ में लिखते थे, अब अपन क्या लिखेंगे? बाल। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में कौन सा पर्वत आता है? नाकोड़ा। और हल्देश्वर की पहाड़ी कि नाकोड़ा पर्वत भी है और कौन सी पहाड़ी हो गई? हल्देश्वर। इस नाकोड़ा पर्वत पर प्रसिद्ध जैन मंदिर भी आता है। प्रसिद्ध कौन सा मंदिर हो गया? जैन। कौन से पर्वत पर है? यानी जो नाकोड़ा पर्वत आता है। हल्देश्वर की जो पहाड़ी है इस पर पीपलूद गांव बसा हुआ है। कि हल्देश्वर की पहाड़ी पर कौन सा हो गया? पीपलूद। इस पीपलूद जो गांव है यह ऊंचाई पर है, जैसे माउंट आबू आबू पर्वत खंड पर है उसी प्रकार से पीपलूद है हल्देश्वर। इसे मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। कि मारवाड़ का माउंट आबू किसको कहा जाता है? पीपलूद गांव है, इसको मारवाड़ का क्या कहते हैं? माउंट। तो बालोतरा से सिवाना तक के 56 गोलाकार पर नग्न पहाड़ियां हैं, वनस्पति नहीं है। वनस्पति का आवरण बहुत ही कम है। ये मतलब गोलाकार पहाड़ियां, क्योंकि पहाड़ियां कई प्रकार की आएगी हमारे राजस्थान में। जब अपन ये भौतिक प्रदेश है, गोलाकार भी आएगी, गुमुंदाकार भी आएगी, सर्पिलाकार भी आएगी, अर्धचंद्राकार है ये भी आएगी, है ना। हॉर्स टाइप से है यानी इस प्रकार घोड़े के नाल के आकार भी आएगी। 4-5 प्रकार की हमारे यहाँ पर पहाड़। उनमें नंबर 1 अपन ने लिखा है ये किस प्रकार की पहाड़ियां है? गोल। इनको 56 की पहाड़ी, एक 56 बेसिन भी होता है।
माई नदी द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है यही उसको कौन सा बेसिन कह दिया आता है, यही 56 बेसिन। तो नाकोड़ा जो बालोतरा का क्षेत्र बाड़मेर में आता था, बालोतरा जैन मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया, रास्ता आता है बिल्कुल पहाड़ियों से, इधर पहाड़ी उधर एक और माता जी का भी मंदिर है। कई सारे माताजियों के मंदिर क्या है कि दुर्गम दूरस्थ प्रदेशों में जहां पर भगत जाए तो संघर्ष करके जाना पड़े उनको, है ना, ये ऐसी जगह ही है। मैं भी देख करके आया था, एक माता जी का मंदिर वहां पर है पहाड़ियों में, है ना। और फिर ये बिल्कुल नाकोड़ा जो क्षेत्र आता है, यानी यहाँ पर जैन मंदिर आता है, हवाई पट्टी भी यहाँ पर बनाई गई थी, वसुंधरा जी ने काफी विकास भी करवाया था इस क्षेत्र का। तो ये पूरा बालोतरा का जो क्षेत्र आता है 56 की पहाड़ियां, तो पहले लिखिएगा आप, जो लूनी बेसिन था उसी में 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। इसमें लिखो बालोतरा से सिवाना तक बालोतरा से सिवाना तक 56 गोलाकार पहाड़ियां है। बालोतरा से सिवाना तक 56 गोलाकार पहाड़ियां है। इन्हें 56 की पहाड़ियां कहते। इन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। इन्हीं पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत नाकोड़ा पर्वत और हल्देश्वर की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और हल्देश्वर की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत पर जैन मंदिर है। नाकोड़ा पर्वत पर जैन मंदिर है और हल्देश्वर की पहाड़ी पर पीपलूद गांव बसा हुआ है। पीपलूदे गांव बसा हुआ है। इसे मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। मारवाड़ का क्या बोलते हैं, माउंट। तो माउंट, हाँ, मारवाड़ का माउंट आबू है, पीपलूदे का। तो ये सब अभी कहां पर है, तुम में होंगे कई बालोतरा, कितने। तो माउंट आबू जाते हो तुम, तुम्हारे वाले माउंट आबू कभी, या नाम ही पहली बार सुना है। अरे पीपलूद जानता है, गया, ऊपर चढ़ा था, वेरी गुड। तो ये बाल एक्चुअल में ये अरावली की पहाड़ियां हैं, ग्रेनाइट है इनमें। हाँ, जब
दक्षिणी पश्चिमी अरावली पढ़ेंगे तो उस समय इनका भी जिक्र अपन करेंगे, लेकिन ये मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी इसमें। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कि जो जालोर है ये इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियां है। ये जो पहाड़ियां है यानी कहां पर है, जालोर। इन्हीं पहाड़ियों में डोरा पर्वत, इसराना बाखर, रोजा बाखर, सुंडा पर्वत और झाड़ोला, झाड़ोल नहीं लिखना, कौन सा आता है, झाड़ोला। ये सभी जो पर्वत आते हैं यानी कौन सी पहाड़ियों में है, जसवंतपुर। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर आती है, जालोर। कि जालोर है यानी यहां पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां है। इन्हीं पहाड़ियों में डोरा पर्वत आता है, इसराना बाखर है, रोजा बाखर है, सुंडा पर्वत है, और कौन सा आता है, यही जो झाड़ोला आता है, इसके बाद ये भी आबू पर्वत खंड के ही भाग है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली अपन पढ़ेंगे तो इन सब की ऊंचाइयां भी लिखेंगे। अभी ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों के रूप में अपन लिख रहे हैं। अब इनमें जैसे सुंडा पर्वत है, इस पर सुंदा माता का मंदिर है, चामुंडाई माता, यानी कौन सी माता का मंदिर हो गया, सुंदा। यहां पर हमारे राजस्थान में पहली बार रोपवे 2006 में यानी पहला रोपवे स्थापित किया गया। और वैसे भी देखा जाए तो लंबा रोपवे यही है। यानी जो सुंदा माता का मंदिर है यानी यहां पर क्या है, यानी रोपवे स्थापित किया गया है। रोपवे जानते हो, उड़न खटोला ही है एक तरह का, जो तार लगा हुआ होता है उस पर, जैसे जिससे गोल्डू में दम नहीं होता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता वो व्यक्ति, फिर क्या है, यही माता जी का, क्योंकि माता जी का मंदिर ऊंचाई पर है, नीचे से पहाड़ियों से अपन चढ़ते हैं तो सीढ़ियां चढ़ करके जाना पड़ता है। हाँ, जिनका दम घुटता है या गोडू में दम नहीं है, कमजोर है ना, तो उस समय फिर क्या है कि पैसे ठीक ठाक है जेब में, तब आप किसका उपयोग कर सकते हैं, रोपवे है यानी इसका यानी उपयोग कर सकते हैं, है ना। 2006 यानी इसमें ये रोपवे। अब आजकल तो रोपवे खूब हो गया। जैसे दूसरा करणी माता, इच्छा पूर्ण करनी माता, उदयपुर वाली, बीकानेर वाली नहीं, यही वहां पर भी क्या है, रोपवे हो गया। इसी सावित्री देवी, यही सावित्री माता आती है, यही ये कहां पर है, पुष्कर, यानी यहां पर भी लगा दिया। हाँ, सामोद बालाजी, सामोद बालाजी कहां पर है, यही चोमो जयपुर आता है। ये इतने सारे रोपवे स्थापित कर दिए गए ना। पहले एक ही जो रोपवे था, कई सारे निर्माणाधीन है। तो ये पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये रोपवे स्थापित किए। ये भी कौन सी पहाड़ी पर है, कौन से पर्वत पर आता है, सुंडा। हालांकि कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं, 588 मीटर ही ऊंचा है, लेकिन 588 भी आधा किलोमीटर से ज्यादा होता है, तो सीधा चढ़ने में थोड़ा क्या आता है, जोर आता है। तो इसलिए इतना ही जोर कहिए तो ये अपने नीचे से यहाँ ऊपर तक आते हैं। हाँ, 20 मीटर भी नहीं है, इतने में भी कईयों को तो बीच में है। तुम्हें कई ऐसे देखता हूं मैं, हाँ है, तो वो तो 500 मीटर तक जाना है। हालांकि ऐसे कोई सीधी सीढ़ियां नहीं, आराम से ऐसे ये जो बना काट पीट करके बनाई गई है, बहुत शानदार मंदिर है। ये जालोर है यानी उसमें जसवंतपुरा की पार्ट। इसी मंदिर जो सफेद रंग का मंदिर बनाया, मंदिर के पीछे आते हो रेत का टीला है,
बड़ा सा मंदिर के आगे त्रिशूल लगा रखा, ऊपर धर्मशालाएं वगैरह बनी हुई है खूब ऊपर समतल क्षेत्र में। गरीबों की देवी है चामुंडाई माता, ज्यादातर गरीब लोग हैं यानी वो जाते हैं, अमीर तो खाटू श्याम जी जाते हैं। हाँ, तो गरीबों की क्या है, ये जो देवी मानी गई है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो जालोर ग्रेनाइट की जो पार्ट, बिल्कुल रेत का टीला, और इधर यानी उन रेत के टीलों में ग्रेनाइट पाया आता है जिनको इनसेल बर्ग कहते हैं। द्वीपा बीगरी मतलब जालोर, ये क्या चीज है, यानी जालोर ग्रेनाइट की गुमंदाकार पहाड़ियां, हाँ, कि जालोर ग्रेनाइट की गुमंदाकार जो पहाड़ियां हैं, इन्हें इनसेल बर्ग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनसे, कोई रेत का टीला नहीं है, यह इनसेल बर्ग के नाम से जाना आता, मतलब इस तरह के ये गुमंदाकार पर्वत हैं, डम्मो। और ये ऊपर से क्या है, रेत से ढके हुए रहते, ये रेत। अब हवा के द्वारा क्या होता है, इस रेत का तो अपर्दन हो जाता है, कि हवा के द्वारा जो रेत है ये, और नीचे से आप देखेंगे कि ग्रेनाइट है, यानी ये बाहर निकल जाता है, और ये ग्रेनाइट गुमुंद के रूप में होता है। इन्हीं गुमंदाकार पहाड़ियों को जाल यानी जो इनसेल बर्ग है इसके नाम से जाना। द्वीपा बिगरी, चारों तरफ रेत ही रेत मिलेगी, जैसे समुद्र के अंदर ऊपर उठा हुआ टापू होता है जिसको द्वीप कह देते हैं, ये एक तरह का मरुस्थलीय द्वीप होता है। इस मरुस्थलीय द्वीप को किस नाम से जाना आता है, इनसेल बर्ग कहते हैं, दूसरे शब्दों में उसको क्या कह दिया जाता है, द्वीपा भी। और इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, यानी ग्रेनाइट की मात्रा। इसका आकार किस प्रकार का हो गया, गुमंदा। 56 की पहाड़ियों का आकार किस प्रकार का है, गोलाकार है। और इसके साथ ही ये जो जालोर की गुमंदा का जालोर ग्रेनाइट आता है, जालोर ग्रेनाइट की पहाड़ियां वो किस प्रकार की होगी, गुमंदाकार जो पहाड़ियां आती है ये सब जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं इसी। तो अगला लिखिए जसवंतपुरा की। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में डोरा पर्वत, इसराना बाखर, रोजा बाखर, सुंडा पर्वत, और झाड़ोला पर्वत है। झाड़ोला पर्वत है। सुंडा पर्वत पर कौन सी माता का मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर। तो लिखो सुंडा पर्वत पर
सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर है। सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर है। यहां राज्य का पहला रोपवे स्थापित किया गया। ये निजी क्षेत्र के हैं, प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, सरकार तो इनको क्या है कि जगह उपलब्ध करा देती है और निजी व्यक्ति फिर क्या करते हैं, ये स्थापित करते हैं। जो सरकार तो जो एक टेंडर होता है कि इतने रुपए हैं, ये हमें आपको जमा कराने हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये पहला रोपवे, अभी वर्तमान में 4 हैं रोपवे जो चालू हालत में। हालांकि सामोद बालाजी वाला है ही ऑटोमेटिक, लेकिन चलता कम ही है, कई बार चलता है बीच में अटक जाता है। हाँ, बीच में फिर अटकते रहते हैं ना। बालाजी कहते हैं चुपचाप पैदल आइए हमारे पास, मशीनों से नहीं आना है, वो है ना, इसलिए ये चलता रहता है। सुंदा माता, कितने लोग हैं जिन्होंने रोपवे नहीं देखा आज तक? अरे याद कर लो, रोपवे इतने सारों ने नहीं देखा, देखना चाहिए, है ना। तो ये रोपवे, सुंदा माता का जो मंदिर है, ये इसमें भी ये देखो इस तरह का होता है रोपवे। दुर्गम दूरस्थ जो पहाड़ियां, नीचे ये पहाड़ियां हैं, गहरी घाटियां, इनके ऊपर से जाते हैं। ये केबल है इस पे, इसमें बैठ करके जाते हैं। नीचे देखने से कईयों को चक्कर भी आते हैं वो, इसलिए हाँ साइड में देख लिया करो। 100-200 रुपए लेते हैं बैठ करके जाने के, वो थे ना। दिन दिन महंगाई तो होती है। तो ये जो रोपवे का क्षेत्र है, हाँ, बाकी बरसात में ऐसे ही पैदल जाया जा सकता है, वो इतना झरने वगैरह गिरते रहते हैं, अच्छी स्थिति है। ये रोपवे का ही क्षेत्र है, और गहरी जो पहाड़ियां है उसमें ये देखिएगा, ये सुंदा माता का मंदिर है। इसके पास जब पहाड़ियां बरसात होती है तो ऐसे ये जो झरने वगैरह गिरते रहते हैं। ये सामने त्रिशूल लगा हुआ है, बिस्तर भंडार भी है यहाँ पर। हाँ, रात को आप रुकते हो तो बिस्तर थोड़ी लेके जाते हो, आप तो ऐसे घूमने के लिए गए और आपकी इच्छा हो गई कि यार यहीं रुकना है, तो ऊपर जाकर के मांगना है आपको, बिस्तर दे दो, वो दे देते हैं। और फिर क्या है कि आप आराम से बिछा करके, खुली धर्मशाल वगैरह सारी जो पड़े कमरे वगैरह उनमें, और सुबह आपको वापस जमा करा देना। कई जगह है ऐसी व्यवस्थाएं, बहुत सारी जगह ऐसे व्यवस्थाएं होती है। तो ये बिस्तर जो भंडार है यही यहाँ पर ये बताया है, तुम जाए तो वही है। हाँ, और ये जो माता जी का मंदिर है, इसके सामने बड़ा जो, ये आपको मैंने बता दिया पीछे रेत का टीला है। ये गुमंदाकार, इसमें ग्रेनाइट ही निकलेगा। गुमंदाकार क्या है, ये पहाड़ियां आराम से पीछे जैसे इसकी परिक्रमा करते हैं ना माता जी के, तो ये रेत का खिड़कियां लगी हुई है इधर, आराम से देख सकते हैं। ये माता जी का जो मंदिर आता है ये, तो ये पूरा सुंदा माता का मंदिर है। चामुंडाई माता कह देते हैं। गरीबों की क्या है, कल्चर का पता चल जाता है। देवी देवताओं को भी अपन ने बांट रखा है, अमीर और गरीब कौन कौन से के जाते हैं, अलग अलग प्रकार। प्रवेश भी क्या है उसी प्रकार से होता है ना। तो ये उड़न खटोला है, यानी इसकी है। ये आनंद ले लेते हैं कई बार बैठे बैठे, आजकल सेल्फी का दौर चल रहा है ना, तो पूरा आनंद लेना चाहिए। ये पूरी जो 56 की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ छप्पन, जो बाड़मेर बालोतरा का जो क्षेत्र है, यानी इसमें पूरी सारी अरावली से ही जुड़ी हुई। इसमें रेलवे स्टेशन भी है, सड़क मार्ग भी आ रहा है ना। ये सारी जैसे रेलवे स्टेशन का भाग, सड़क मार्ग, ये पूरी जो पहाड़ी है, सैटेलाइट मानचित्र आता है यही उसी से लिया गया। और ये सुंदा माता का ही जो आप देख रहे हैं कि मंदिर है, काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और अच्छा सुंदर मंदिर है। कितने लोग गए हैं सुंदा माता की? अच्छा, इसका मतलब इधर आसपास के जालोर के होंगे। कितने लोग हैं जालोर के? ये सुंदा जसवंतपुरा वाले तो कौन नहीं है? हाँ, एक ही आदमी। मैं खुद ही गया हुआ हूँ, रहा हुआ हूँ यहाँ रात को, है ना, पूरी फीलिंग ली है वही थे ना। तो
ये कच्छ का रण, ये अरावली हिल से ही जुड़ा हुआ भाग आता है इधर, है ना। छप्पन की जो पहाड़ियां है, तभी आपको मैं कह रहा था अरावली में इन पहाड़ियों की आपको ऊंचाई वगैरह है, ये भी मैं बताऊंगा। हाँ, ये माता जी के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिएगा ना। और ये उड़न खटोला है पूरा का पूरा, ये इसी प्रकार से चलता है। और अगर पैरों में दम है तो आप जाइएगा ऐसे सीढ़ियों से, सीढ़ियों से जा सकते हैं आराम से, वही थे ना। ये नाकोड़ा जैन मंदिर हो गया। नाकोड़ा कौन सा है? यानी जो जैन मंदिर का भाग है। हाँ, तो ये जो सीढ़ियों का भी उपयोग कर सकते हो, और किसका है? उड़न खटोले का। उड़न खटोले के लिए वही बात है कि पैसे होने चाहिए, तब भी क्या है कि अपन इसमें जा, टिकट बनती है पहले, ऐसे नहीं बैठने देते, वही थे ना। तो पैरों का ही इस्तेमाल कर लो ना, सबसे बढ़िया है ना। तो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां और छप्पन की पहाड़ियां है, यानी इसमें। तो डोरा पर्वत, सुंदा पर्वत है, यानी सुंदा माता है, यानी इसके बारे में जालोर है, यानी इसमें। पाली का जो क्षेत्र आता है, पाली में यानी काला भरा डूंगर है, काला भूरा नहीं लिखना, काला भरा डूंगर। डूंगर पहाड़ी को ही कहते हैं जिसको तुम बाखर बोल देते हो, इधर लोग क्या कह देते हैं? डूंगर बोल देते हैं। तो काला भूरा लिख दिया तो कच्छ के रण में चले जाओगे वहां पर। ये काला भरा जो डूंगर आता है, ये पाली में, यानी पाली के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी जो भाग आता है, इसमें एक पहाड़ी है जिसको क्या बोला आता है? काला भरा डूंगर है, इसके नाम से जाना। तो ये सुंडा पर्वत तो लिख लिया, माता जी का मंदिर वगैरह। हाँ, अब लिखिए पाली के पूर्वी भाग में, पाली के पूर्वी भाग में काला भरा काला भरा डूंगर है। हाँ, काला भरा डूंगर। तो काला भरा जो डूंगर आता है, ये पाली के कौन से भाग में हो गया? पूर्वी। अब ये पूरा मतलब लूनी बेसिन का ही क्षेत्र था। यहां बरसात के समय पानी भी इकट्ठा करते हैं। नेटा नेस्ता पद्धति है, यही उसके नाम से इसको जाना आता है। सांचौर का क्षेत्र तो केवल कृषि संपन्न प्रदेश है। नर्मदा नहर भी तो आ रखी है, यही उससे क्या होती है? सिंचाई वगैरह होती है। कोई विशेष रूप से मरुस्थल में कोई ऐसी है नहीं वहां पर। अब इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल का, उसको कहते हैं नागौर की उच्च भूमि। नागौर की कौन सी भूमि होगी? उच्च भूमि। हाई अपलैंड, उच्च भूमि से आपको मतलब यह बताना चाहिए कि उच्च भूमि किसे कहा जाता है, कौन सी होती है उच्च भूमि? बताओ। है? हाँ, जिसकी समुद्र तल से कितने? 300 से 600 मीटर ऊंचाई है, उसको क्या बोलते हैं? उच्च भूमि। इसमें निम्न भूमि भी है और उच्च भूमि भी है। अब मतलब यह आपको है कि इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, यानी वो कितने मीटर आती है? 500 मीटर। कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितने मीटर होगी? 500 मीटर है। 500 मीटर है, इसका मतलब कौन सी भूमि होगी? उच्च भूमि। और ये बंजर भूमि है। किस प्रकार की भूमि होगी? बंजर। बंजरता का कारण, दो कारण है, जिसमें दूसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो तुक्के लगाने वाली बात है। बंजरता का मूल कारण है कि यहां पर निम्न भूमि है और उनमें खारा पानी है, और कई खारे पानी की झीलें, जिसमें सांबर, डीडवाना,
कुचामणे नावा। कि सांबर, डीडवाना, कुचामन, नावा ये सभी कौन से पानी की झीलें हैं? खारेपन। और इनसे सभी से नमक का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान नमक उत्पादन में कौन सी झील का है? सांबर। और किसका आता है? नावा। ये सबसे ज्यादा नमक उत्पादित करती है और यहां खूब सारा नमक बनता है। और यानी जो ट्रैक्टरों से, ट्रकों से, मालगाड़ियां हैं, उनसे नमक की क्या होती है? सप्लाई होती है, दूर तक जाता है। हमारे घर में जो सुबह सुबह जायका लगता है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम में, उसमें सांबर झील के नमक को ही काम में लिया आता है। अब स्पाइरुलिना शैवाल पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सांबर झील है ना, ये नावा झील है, इनमें क्या है? एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम होता है स्पाइरुलिना। और इस स्पाइरुलिना जो शैवाल है, इसमें क्या है? प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए सांबर समुद्री नमक की बजाय इन झीलों के नमक की मांग क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इनको सबसे ज्यादा यानी मांगते हैं लोग। तो यहां नमक बनता है, तो ये नमक हवा के साथ, नमक के बड़े बड़े टीले होते हैं ना, ऐसे ढेर लगा देते हैं, हवा के साथ उड़ता रहता है। वो नमक खेतों तक पहुंच जाता है, जिससे भूमि किस प्रकार की हो जाती है? बंजर। कि भूमि है यानी वो क्या है? यानी जो बंजर हो जाती है। ये एक कारण ये माना गया है। लेकिन दूसरा कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन वही है कि जिसकी वजह से यहां पर बंजरता का मूल कारण कि इस क्षेत्र में क्या है कि धरातल के नीचे माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? माइकासिस्ट चट्टानें। और इन माइकासिस्ट चट्टानों में विभिन्न प्रकार के लवण हैं। कि विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लवण। अब यहां होती बरसात होती है कम, जैसे हमने लिखा कि ये चट्टान है, माइकासिस चट्टान है, और इसके ऊपर ये धरातल है, मिट्टी। पानी, बरसात बहुत कम होती है, तापमान रहता है यहां पर ज्यादा, तापमान कम नहीं है, यानी तापमान क्या हो गया? ज्यादा है। ये माइकासिस चट्टानों की वजह से ही क्या होता है? पानी रिस करके नीचे नहीं जाता है। थोड़ी सी भी अपने मरुस्थल में बरसात ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, पानी रिस करके नीचे ही नहीं जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आप देखेंगे कि तापमान गर्मियों में बहुत ज्यादा रहता है, जिससे सूर्य की जो किरणें हैं यानी वो इस धरातल को पूरे को तपा देती है और सूर्य की किरणें अंदर तक चली जाती। अगर धरातल मिट्टी है, उसमें पानी होता तो पानी का वाष्पीकरण होता, लेकिन पानी है नहीं, इसलिए ये सूर्य की किरणें अंदर तक ही जा रही है। तो ये क्या है कि इन माइकासिस चट्टानों को गर्म कर देती, और इनमें विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ये लवण हैं, और ये लवण गर्म होकर के धरातल पर आ जाते हैं। कोई भी चीज गर्म होगी तो यानी वो क्या होगी? ऊपर ही, हल्की होती है ना, ये गर्म में होकर के ऊपर आएंगे। जैसे नमक का कट्टा है, उसको आप धूप में रख दो, तेज धूप में, अपने आप ही उफड़ना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर जो भी पानी वगैरह कुछ भी है वो क्या आएगा? बाहर, झाग से आना क्या हो जाएंगे? ऐसे ये माइकासिस चट्टानों के जो लवण हैं वो तेज गर्मी की वजह से ऊपर धरातल के ऊपर आ जाते हैं। मतलब वो लवण है यानी वो कहां पर आ गए? इस क्रिया को कहा जाता है केशिकत्व है, जिसको केशिका क्रिया कह सकते हो। इसी को आप केशाकर्षण कह सकते हो।
अपने बाल बाहर ही आते हैं, जैसे लोडी चक्को हो गए एकदम से, हैं? उसके बाद वापस बाल आएंगे कि नहीं आएंगे? बाहर ही आएंगे वापस, है ना? इसी प्रकार से ये बाहर यानी इसको केशिकत्व भी कह सकते हैं, केशाकर्षण भी बोलते हैं, और केशिका क्रिया भी। ये जो नमक है ये कहां पर आ गया? धरातल पर आ गया। जैसे ही नमक धरातल पर आ गया, लवण, इससे भूमि किस प्रकार की हो जाएगी? बोलो। लवणीय होगी। और लवणीय भूमि है यानी वो किस प्रकार की होती है? बंजर। इसको ऊसर भूमि भी कह देते हैं, इसको रेह भी कह दिया जाता है, इसे कल्लर भी कह देते हैं, राकड़ है इसके नाम से भी जाना आता है, इसको चौपन भी बोल दिया जाता है। ये सारी भूमि के नाम। इस वजह से इस केशिकत्व की क्रिया से भूमि बंजर हो जाती। अब जैसे ये भूमि, इसके गर्मियों के बाद में वर्षा ऋतु होती है, तो इस क्षेत्र में बरसात होती है। बरसात का आपको मैंने बता दिया, पानी नीचे जाएगा नहीं इसका। थोड़ी सी बरसात ज्यादा होने के बाद में नाले चलना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटे नदियां जिनको अपन कह सकते हैं। ये इस नमक को बहा करके झीलों में ले जा करके जमा कर देती है। सांबर, डीडवना, कुचामणे ना, उनमें नमक की मात्रा बढ़ती है या घटती? भाई आज हजारों वर्ष हो गए कि सांबर झील का नमक खाते हुए लोगों को, लेकिन आज तक कभी खत्म हुआ? नियमानुसार तो अब तक थोड़ा बहुत कम तो पड़ना चाहिए था, लेकिन आज तक भी क्या नहीं हुआ? कम। कारण क्या है कि नदियां इस जो केशिका क्रिया के द्वारा धरातल पर आए हुए लवणीय तत्व हैं, उनको उन झीलों में ले जाकर के क्या कर देती है? जमा। जैसे रूपनगढ़ है, मेनता है, खारी खंडेला है, तुरंतवती है, ये सारे नदी और नाले हैं, वो इन झीलों में ले जाकर के क्या है? नमक का जमा। इस वजह से यहां की भूमि किस प्रकार की है? लवण। मूल कारण इसका यही है। नमक ऊपर आता है उसको केशिका क्रिया, अगर नीचे जाता तो उसको निक्षालन कह दिया जाता। तो ये नमक क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से भूमि किस प्रकार की है? बंजर। तो नागौर की जो उच्च भूमि है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी? 500। ये किस प्रकार की भूमि है? बंजर। यहां सांबर, डीडवाना, कुचामन, नावा कौन से पानी की झीलें हैं? यानी खारे पानी की झील। नावा, नावा में एक जगह है राजास, वैसे इसका पूरा नाम गोविंदी राजास बोलते हैं। ये 2 गांव हैं। खूब सारा यहां पर नमक उत्पादित होता है, और नावा रेलवे स्टेशन है, यहां पर मालगाड़ियां रुकती है। वहां से गोविंदी राजास से ट्रकों के द्वारा और ट्रैक्टर हैं ये उनके द्वारा मालगाड़ियों तक क्या पहुंचाया आता है? नमक पहुंचाया। और ट्रैक्टर एनी टाइम दौड़ते रहते हैं। सबसे बड़ा यहां पर गोविंदी राजास्मद नावा है, हमारे राजस्थान सरकार का आदर्श लवण पार्क है, मॉडल मंडी कह सकते हैं। नावा मंडी नमक की, सांबर का नाम ये है, सारी सप्लाई यहीं से होती है। तो ये आदर्श लवण पार्क कह सकते हैं। हाँ, नमक की मॉडल मंडी अपन कह सकते हैं। अब जो यहां नमक उत्पादित हो रहा है, और ट्रकों से ट्रैक्टर एनी टाइम भागते ही रहते हैं, आप नावा स्टेशन पर भी खड़े होगे तो आपको नमक का एहसास हो जाएगा। वातावरण में इतना ज्यादा नमक उड़ रहा है, ये ट्रैक्टर भाग रहे हैं, वो उड़ता रहता है, धूल में भी तो नमक है वहां पर। आप खड़े हैं, आपका मुंह खारा हो जाता है, थोड़े सांस के साथ में नमक चलता रहता है। 5-10 मिनट बाद आप देखेंगे यार मुंह चरका खारा खारा कैसे हो गया ये नहीं पता किसके साथ चला गया है, सांस के। 2 मिनट बाद ही आप देखिए अपने होठों पे जीप घुमाइए, है ना? तो लगेगा यार इतना सारा नमक कहां से आ गया। तो नमक एक्चुअल में वातावरण में नमक है। मकान बनाते हैं लोग, थोड़े समय बाद प्लस्तर गिरना शुरू हो जाता है मकानों का। हाँ, क्योंकि नमक है ना, खार है उसमें। मोटरसाइकिल लेकर के आप गाड़ी लेकर के आए, थोड़े दिन बाद में देखिए वो कलर गायब, हाँ पूरा फेड हो जाता है, इतना ज्यादा है। तो
मोटर गाड़ियां ही नहीं है, जमीन ही बंजर नहीं, आदमी भी बंजर हो जाते हैं। ये देख है नहीं कोई नावा के आसपास का? अब याद ही नहीं है कहें कि नहीं है तो ही नहीं बताऊंगा क्या मतलब है तो सही कोई ना कोई ऐसी बात। नमक के बहुत ज्यादा यहां पर क्या है उपक्रम लगे हुई, नमक को लेकर के बहुत लड़ाइयां होती है। तो लिखिएगा आप, नागौर की उच्च भूमि लिखो, इसकी समुद्र तल से इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। यह बंजर भूमि है। यह बंजरे भूमि, इस क्षेत्र में सांबरे डीडवाना, कुचामन नावा, सांबरे डीडवाना कुचामन नावा, खारे पानी की झीलें, सांबर डीडवाना कुचामन नावा, खारे पानी की झीलें, कि सांबर डीडवाना कुचामन नावा कौन से पानी की झीलें होगी? खारी। इसी क्षेत्र में धरातल के नीचे कौन सी चट्टानें पाई जाती? माइकासिस चट्टानें पाई जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लवण। और वही जो लवण है यह कौन सी क्रिया के द्वारा धरातल पर आते हैं? कौन सा आपको यह ज्यादा ठीक है कि नहीं है? नमक खत्म नहीं होने की मूल कारण यही है, साइंटिफिक रीजन यही है। तो लिखो, इसी क्षेत्र में धरातल के नीचे माइकासिस चट्टानें पाई जाती है। माइकासिस चट्टानें पाई जाती, माइकासिस चट्टानें पाई जाती। केशिका क्रिया द्वारा ये लवणीय तत्व है। केशिका क्रिया द्वारा ये लवणीय तत्व है। धरातल पर आ जाते, धरातल पर आ जाते, इससे भूमि बंजर हो जाती, इससे भूमि बंजरे हो जाती। इस भूमि को
इसे भूमि को उसरे रेहे कल्लरे, उसरे रेहे कल्लर, राकड़े उसरे कल्लरे राकड़े कहते हैं। चौपन भी लिख सकते। हाँ, उसरे राकड़े चौपन और रे के नाम से जाना था। तो ये कैसी का क्रिया होती? हमेशा भूमि के बंजर होने का कारण कौन सी क्रिया होती है? केसी। इससे विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं, यानी ये क्या आ जाएंगे? ऊपर आ जाए। हाँ, सूर्य की किरणें, क्योंकि हमारे मिट्टी के कण भी मोटे हैं, अतः सूर्य की किरणें क्या है? अंदर तक ही प्रवेश कर जाती, और वो फिर नमक क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होकर के फिर क्या आएगा? धरातल पर आएगा, और धरातल पर आते ही भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर। आज हाँ, ये बना लिया था तुमने, तो बनाया करो, हम अब टाइम थोड़ी देंगे तुम्हें अलग से इसका। अब जैसे यही जो क्षेत्र है, इसमें फ्लोराइड युक्त जलपट्टी है पूरी, अजमेर से ही शुरू हो जाती है, और पूरा जो नागौर कवर कर लेती है। और इस जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है? फ्लोराइड। कि इसी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि नागौर का, अजमेर से नागौर तक फ्लोराइड युक्त जलपट्टी है, जिसको कुबड़ पट्टी या दूसरे शब्दों में उसको हम क्या कहते हैं? बांका पट्टी। ये अजमेर से नागौर तक यानी फ्लोराइड युक्त जलपट्टी। इस जल का ज्यादा सेवन करने से फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। कि फ्लोरोसिस रोग है ये इस जल का ज्यादा सेवन, जिसको कुबड़ा रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? कुबड़ा। कि फ्लोरोसिस रोग होता है, इसको कौन सा रोग बोल दिया जाता है? कुबड़ा। इसीलिए इसको कुबड़ पट्टी या फिर क्या कहते हैं? बांका पट्टी। अब कुबड़ा क्या होता है?
कुबड़ निकल जाती नहीं, कुबड़ ऊँट के होती है, कहीं की निकल जाती है। हाँ, लोग दे देते हैं ऐसे धूल में लट चलाते हैं, कुछ कहते कुबड़ कुछ नहीं है। ये फ्लोराइड क्या है आजकल, ये कोई नागौर की समस्या नहीं है, आल ओवर राजस्थान की समस्या है। जितना गहराई से जल प्राप्त करेंगे, जितनी ट्यूबवेल नीचे गई है ना, उतना ही फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। अपन सिंचाई करते हैं, फंवारा चलाते हैं, फिर वो फंवारे का पानी सूखता है तो यानी खेत में सफेद सी चादर बिछ जाती है। लूण बोल देते हो तुम, नमक बोल देते हो, वो नमक नहीं है, फ्लोराइड ही है वो। वर्तमान में सबसे ज्यादा यही हड्डियों के रोग हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट। सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट किसका हो रहा है? घुटनों का हो रहा है, घुटना प्रत्यारोपण, गोडे, ये है ना, ये सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ये इस फ्लोराइड की देन है। हाँ, इसकी वजह से ही चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया घुटना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। घुटना प्रत्यारोपण एक्चुअल इस पानी का अपन सेवन करते हैं तो ये पानी जहां जगह मिलती है यानी वहां पर ये क्या है कि जमा, यानी नमक क्या होता है, जमा हो जाता है। नमक क्या हो जाएगा, जैसे ये घुटने आगे, ये जैसे जॉइंट है यहां पर, तो इस जॉइंट में नमक क्या है, ये फ्लोराइड क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जैसे इस क्षेत्र में क्या हो गया, यानी जमा, तो यहां दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे यहां पर दर्द शुरू होगा तो क्या है कि अपन हाथ को ऊपर कर लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद में यहां भी, तो फिर और ऊपर आराम करें। वही बात है जैसे पैर में कांटा लगता है, फट से पैर को ऊपर करके फिर यूं चलते हैं जब तक वो दर्द रहता है। तो यहां पर ये फिर हाथ इसी प्रकार से रहेगा, है ना। अगर कमर में जमा हो गया फ्लोराइड तो कमर है, यानी ये धीरे धीरे आदमी झुकना शुरू हो जाएगा और फिर यूं ही चलेगा वो, है ना। तो ये सारी, इसको ही क्या है कि कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, जिसको फ्लोरोसिस रोग कहा जाता है। हाँ, कोई कुबड़ नहीं निकलती है, इसी को कुबड़ा रोग के नाम से। ये नागौर का जो क्षेत्र ही नहीं है, पूरा जहां पर कुएं और नलकूपों से सिंचाई हो रही है वहां पर यही समस्या है। अधिकांश 2-3-4 जिलों को अपन छोड़ दें और सब में यही कौन किससे हो रही है, यही कुबड़ वाली जो ट्यूबवेल और कुएं हैं, यानी उनसे अपन सिंचाई कर रहे हैं, वहां पर ये सबसे बड़ी समस्या। तो लिखिए आप कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी है इसमें। डॉक्टर निधि सर, जो आप समझा रहे हो उसे पूरा का पूरा नोट करवा, ऐसे नहीं होता है, हम भूल जाते हैं कि पूरा नहीं है, काम का लिखा करो, ऐसे नहीं होता। रजिस्टर तुम फिर रजिस्टर बनाओगे, गुदड़ा बनाओगे, इसको पूरा समझ में आ जाएगा, मत चिंता करो, है ना। फालतू की चीजें नहीं लिखने की होती है, फिर वो क्या होता है, रजिस्टर बड़ा बन जाता है। अभी तो अच्छा लगेगा, ये मैं लिखवाता हूँ ना, अभी अच्छा लगता है, अभी तो हाँ बस सारा है। लेकिन फिर क्या होता है, जब एग्जाम आती है ना, उस समय तनाव में आ जाता है आदमी, फालतू की चीजें होती है, कोई मतलब नहीं होता है इनका ना। यही बहुत ज्यादा, इतना भी काम का नहीं है एक्चुअली। ये जो तुम्हें लिखवा रहा हो ना, इसमें भी बहुत सारी फालतू की बातें हैं, कोई मतलब वाली कहानियां नहीं है। ये कोई मतलब नहीं था इनका, जो कहानियां सुंदा माता, ये कहीं भूगोल में इनका कोई संबंध नहीं होता है। होता है क्या भूगोल में कोई सुंदा माता, कोई संबंध ही नहीं है इनका, है ना। ये फालतू की, लेकिन ये आदतें लोगों ने डाल दी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो किताबें आती है, 6 राजस्थान अध्ययन की किताब होती है, उसमें से आता है तुम्हारा। उसमें मुश्किल से 10-20 पन्ने होते हैं, उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम्हारा सही नहीं होता। हाँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में हर किताब में राजस्थान भूगोल के, राजस्थान इतिहास के, राजस्थान कला संस्कृति के पाठ जोड़े हुए पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबें आती है ना अपनी, उनमें 19 से आता है, और उन्हीं में से एक पिछले साल के जितने पेपर हुए मिला के देख लो आप, एक भी क्या नहीं आया हुआ है बाहर ने। और ये गुदड़े बना लेते हो तुम, मोटे मोटे रजिस्टर, कोई मतलब है नहीं इनका, है ना। तो ये मत सोचा करो जैसे मैंने कोई चीज बीच में छोड़ दी, वो आदर्श लवण पार्क छोड़ दिया और वो छोड़ दिया, तनाव में आ गए, ये लोग ये आ गया, तो नहीं, काम का होगा वो मैं अपने आप ही बता देता हूँ ना, इनका चिंता नहीं करनी है। और वैसे आदर्श लवण पार्क छोड़ दिया तो चिंता नहीं करनी, आगे झीलें आएगी उसमें लिखा देंगे ना।
जहां जो मैं छोड़ रहा हूं इसका मतलब वो आगे कहीं आएगा, दो दो बार तीन तीन बार नहीं लिखा आता है ये। तो अगला लिखिएगा आप, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी में लिखो 300 मीटर ऊपर जाएंगे तो पानी आएगा ना? पानी क्यों नहीं आएगा? तो कुबड़ पट्टी बांका पट्टी में लिखो। हाँ, इसी क्षेत्र में अजमेर से नागौर तक ही, अजमेर से नागौर तक ही फ्लोराइड युक्त जलपट्टी है। फ्लोराइड युक्त जलपट्टी है। फ्लोराइड युक्त क्या है? जलपट्टी। इस जल का अधिक सेवन करने से इस जल का अधिक सेवन करने से फ्लोरोसिस रोग होता है। हाँ, फ्लोरोसिस रोग होता है, जिसको कौन सा रोग बोलते हैं? कुबड़ा। फ्लोरोसिस रोग होता है, अतः इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। कुबड़ पट्टी या फिर कौन सी पट्टी कहते हैं? बांका पट्टी। तो कुबड़ पट्टी या फिर कौन सी पट्टी कह दिया आता है? बांका पट्टी है, इसके नाम से इसको जानना आता है। यानी कुबड़ा रोग है ये नागौर। तो नागौर वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सभी में। वैसे फ्लोराइड खनिज है, जिसको फ्लोरस्पार भी कहते हैं, फेल्सपार नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरस्पार। उपयोगी होता है, काम का है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में ही। दांतों के लिए काम का है, लेकिन इधर वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो फिर दिक्कत उल्टा। हर चीज में अति होती है, यानी उसमें क्या है? यानी गलत रहता है ना। तो ये पूरा जो भाग अपन ने लिखा है, यही बंजरता से भी है, इसमें जगह जगह उपजाऊ भूमि भी है, निम्न भूमि भी आती है, और मूलतः जो लवणीय चट्टाने हैं इसके। इसके बाद में अगला तीसरा जो भाग आता है, बताओ कौन सा होगा? शेखावाटी का अंतः परवाई क्षेत्र। अंतः परवाई का मतलब क्या है? अंतः परवाई है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब भी जो भी कोई नदी यहां पर बह रही है उसका जल समुद्र तक ही नहीं बह। अंदर बहने का मतलब ये नहीं कि जमीन के अंदर बह, तुम दूरबीन लगा करके देख रहे हो, है ना, ऐसा। बस समुद्र तक जल नहीं पहुंच रहा, वो क्या होती है? अंत। तो शेखावाटी का अंतः परवाई क्षेत्र, मतलब इसमें सीकर, चूरू और कौन सा जिला आता है? झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब ये एक और लिख देंगे, कौन सा हो गया? नीम का थाना। कि सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना है, ये इस क्षेत्र में शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र। इस क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूपों की अधिकता है। अपन ने लिखा था चूरू का भालेरी सबसे ज्यादा। हाँ, बरखान बालू का स्तूप है, इनकी अधिकता। शेखावाटी के अंतः परवाई जो क्षेत्र आता है, इसे बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? बांगड़। हाँ,
तो अंतः परवाई आता है इंटर ड्रेनेज पैटर्न के नाम से, जिसको जानना आता है, यानी जो ये अपन लिख सकते हैं शेखावाटी इंटर ड्रेनेज एरिया है, यानी अंतः परवाई जो क्षेत्र आता है, इसको बांगड़, अंग्रेजी में ये एक ही स्पेलिंग होती है, बांगड़ या बांगर है ये। एक्चुअल ये बांगड़ का मतलब यहां जलोढ़ मृदा से, एल्यूवियल सोइल जिसको कह दिया जाता है। जलोढ़ी मृदा है, और जलोढ़ मृदा है ये, इसमें आपको ध्यान रखना है जो एल्यूवियल जो सोइल का जो क्षेत्र आ रहा है, ये किस प्रकार की जो क्षेत्र है, तो यहां एल्यूवियल जो सोइल आता है, यहां इसको अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो कौन सा आता है बांगर, और एक कौन सा आता है खादर। बांगरी का मतलब भी जलोढ़ मृदा है, और खादर का मतलब भी कौन सी मृदा है, जलोढ़। बांगर ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती, और खादर का मतलब कौन सी होती है, नई जलोढ़ मृदा। नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, खादर। मतलब नदियों की बाढ़ का जल जहां पहुंचता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, खादर। और जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, वो क्या कहलाता है, बांगर। इसलिए इस क्षेत्र को क्या दिया गया। अब बताइए, इसमें इस क्षेत्र की यानी इसमें बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी आती है, कांत। क्या ये बहती है क्या, देखी नहीं है लोगों ने, बहना तो दूर है। हाँ, कभी कभार कोई नाला आ जाता है, वो बात अलग है। तो कांतली, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, यानी कांटली, लेकिन किसी समय ये नदी बहा करती थी, है ना। ताम्रयुगीन सभ्यता का विकास हुआ इसके पास, जो अब नीमका थाना में आता है। उस ताम्रयुगीन सभ्यता का नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। और इस सभ्यता के यहां अवशेष भी प्राप्त हुए, मछली के कांटे हैं, कई घर वगैरह हैं, ये इसका मछली के कांटे और टूटी हुई नाव प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब किसी समय ये नदी वास्तव में बहा करती थी। बहा करती थी तो अपने साथ में ये मिट्टी बहा करके लाती थी। वो कौन सी मिट्टी थी, जलोढ़। अब नदी ने बहना शुरू कर दिया था, है तो वो जलोढ़ मिट्टी, लेकिन वो नई है या पुरानी है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, बांगर के नाम से इसको जानना आता है। तो ये बांगड़ प्रदेश, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बांगड़। बांगड़ आप भाषाई आधार पे पढ़ोगे तो हनुमानगढ़ वगैरह उधर का एरिया भी आएगा, वो भाषाई आधार, वो अलग चीज है। एक वागड़ पढ़ेंगे आप, वागड़ी भाषा, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वहां पर क्या है, यहां किसी भाषा से मतलब नहीं है, यहां पर भौतिक प्रदेश है, तो किससे संबंधित है, जलोढ़। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पर कांतली या कांटली जो नदी है, ये बहा करती। दूसरा, कौन से बालू का स्तूपों की अधिकता है, यही बरखान बालू का स्तूप है, यही इनकी यहां पर क्या है, यानी अधिकता है। हाँ, बरखान बालू का स्तूप ये सबसे ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं। तो लिखिएगा आप पहले शेखावाटी का अंतः पर्वत, शेखावाटी का अंतः परवाई क्षेत्र। लिखो सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू और नीमका थाना, सीकर चूरू झुंझुनू और नीमका थाना को इसमें शामिल किया गया है। इसे बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसे बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी
इस क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली है। एकमात्र नदी कौन सी आती है? कांतली है। इस नदी के निकट गणेश्वर सभ्यता इस नदी के निकट गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहां बरखान बालू का स्तूपों यहां बरखान बालू का स्तूपों की अधिकता है। कौन से बालू का स्तूपों की अधिकता है? बरखान। जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? गतिशील, पूरे खेतों में फैल जाते हैं और भूमि को क्या है? बंजरी कर देते। तो बरखान बालू का स्तूपों की यहां पर क्या होगी? अधिक। अब जैसे यही क्षेत्र आता है, यही इसी में हम देखें बरखान बालू का यहां पर वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाब बनते हैं। बरसात होती है तो रेत के टीलों के बीच में जो निम्न भूमि होती है, यानी वहां पर जल इकट्ठा हो जाता है, तो यानी अस्थायी क्या बन जाते हैं? तालाब। उन्हें अस्थायी तालाबों को क्या कह दिया आता है? पलाया नहीं कहते हैं, सरिया सरोवर कहते हैं। कि वर्षा ऋतु है, यही इसमें बनने वाले अस्थायी जो तालाब होते हैं, यही उनको क्या बोलते हैं? सरिया सरोवर। गांव के उन सरों के भी नाम रखे गए। गांव के नाम भी इसी आधार पर है। जस्सू सरे, मान सरे, अलसी सरे, मलसी सरे, साला सरे, मींगना सरे, बोबा सरे, बीदा सरे, ये सारे के सारे गांव के नाम ऐसे। इस शेखावाटी क्षेत्र में आप जाएंगे ना, तो गांव के सारे नाम है, हर गांव के प्रसिद्ध तालाब है, उन्हीं के आधार पर उनके क्या रखे गए हैं? ये नाम रखे गए। तो ये अस्थायी जो तालाब, जिनको क्या कह दिया आता है? सरिया सरोवर के नाम से उनको जाना आता है। ऐसे ही इसी क्षेत्र में कच्चे या पक्के कुएं, उनको जोहड़ या नाडा कह देते। जोहड़ या फिर क्या कहते हैं? नाडा। ये तो गलत ही बात है। यहां कुओं को कुआ ही कहा जाता है शेखावाटी में, लेकिन लोगों ने छाप दिया और ये धीरे धीरे ऑथेंटिक किताब में चला गया, इसलिए मानना ही पड़ेगा। जोड़ा, जोड़ी, नाडा, नाडी, ये एक्चुअल में क्या है कि खेतों में कोई निम्न भूमि होती थी, उसी को जोड़ा जोड़ी कहते। या फिर जैसे 5-7 आदमी हैं, यही उनके बीच में आपको ध्यान रखना है कि बीच में यानी गोचर भूमि के रूप में थोड़ी जगह छोड़ दिया करे, उसको जोड़ा जोड़ी। उसमें बरसात के समय पानी क्या हो जाया करता था? इकट्ठा हो जाया करता। उसको क्या कहते थे? जोड़ा जोड़ी है, यानी इसके नाम से इसको जाना आता था, है ना। जोड़ भी कह सकते हैं, जोड़ा है यानी उसके नाम से भी इसको जाना आता है। ये सारी जो चीजें हैं, यही वो उसी को। कई बार सुबह सुबह किसी के घर में मिलने के लिए आते कि काका कहां गया हुआ है? काका जोड़े में गया हुआ है। ओडीएफ योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना नहीं थी, तो काका सुबह सुबह बोतल और लोटा लेकर के जोड़े में। हाँ, नाडी है कि उसी में जाए। लेकिन अब किताबों में छापा है तो अपने को भी लिखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है ना। हाँ, वो भी क्या है कि पक्की किताबों में छाप दिया। तो कच्चे या पक्के कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ या नाडा। होंगे इधर जैसे झुंझुनू के, चूरू के, सीकर के। कितने लोग हैं सीकर के?
डाउन एक भी नहीं है, ये एक है। कुएं को कुआई बोलते हैं या जोड़ा बोलते हैं? कुआई तो बोलते हैं ना। इधर ढूंढाड़ में जाओगे तो बेरा बोल देते हैं, बेरा बेरी ये बोल देते। ढूंढाड़ और शेखावाटी पास पास में आगे, इसलिए जब दो महिलाएं आपस में लड़ती है तो वही कहती है कुआ बेरा कर लेगी ये। कुआ बेरा मतलब कुएं में कूद जाएगी जा करके, वही तो बात है ना। तो वो कुआ बेरा दोनों की मिक्स हो गई है ना, वहां पर इसको कुई नहीं, कुएं को ढूंढाड़ वाले बेरा बोलते हैं। ये चूरू के कितने तो जानता जोड़ा क्या है? हाँ, जोड़ा। और दूसरा नाडा, जोड़ा नाडा ये बोल देते, कुएं को कुआ ही बोलते हैं यहाँ पर लोग, है ना। तो ये शेखावाटी का जो अंतः प्रवाही जो क्षेत्र आता है, इसमें डॉक्टर आईडी वाला है ये, सर प्लीज बताओ समुद्र तल से ऊंचाई कैसे मापते हैं? डोबा, ये एक पूरा सेशन एक पाठ पढ़ा दिया मैंने यहाँ, तो क्लास में दिखता नहीं है उस दिन। इसी थार के मरुस्थल से पहले देखना उच्चावच पढ़ा रखे हैं। राजस्थान में कितने उच्चावच हैं? 5 है ना, वहां देखना पूरा, उसमें समझ आएगा। लेकिन तेरे को यहां भी बता देता हूं, हमारी जितने भी समुद्र तल से ऊंचाइयां ली जाती है वो कहां से ली जाती है? चेन्नई से। चेन्नई है ना, वहां से अपन ऊंचाइयां लेते हैं। समुद्र तल का मतलब ये नहीं है जमीन के नीचे वाला पानी है, वो नहीं है। समुद्र जो हिंद महासागर है वहां से अपन क्या लेते हैं? ऊंचाई। और एक यंत्र होता है डंपी लेवल। इसको अच्छे से तो समझने के लिए एक सेशन देखना, 2-3 दिन पहले की क्लास है जिसमें आपको मैंने क्या बता रखे हैं? उच्चावच है ना, उसमें पूरा आ जाएगा तेरे समझ में फिर ना। फिर भी यहाँ तेरे को बताए थे ये चेन्नई है, यानी वहां से लेते, वाटर लेवल है ये एक तरह का। तो अब पहले लिखिए आप शेखावाटी का अंतः प्रवाह। कुछ लिखा है इसमें अपन ने? कांतली तक लिख लिया था या नहीं लिखा? हाँ, अब लिखो, ये नहीं लिखवाया ना सरिया सरोवर, या बिल्कुल नहीं लिखवाया? अच्छा, बरखान बालू का स्तूपों के अधिकता है ना, ये सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, ये पहले लिख चुके हैं अपन। तो लिखो इसी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में, इसी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाब, इसी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाब बनते हैं, जिन्हें सरिया सरोवर कहते हैं। सरिया सरोवर कहते हैं। सालासर का नाम सुना है ना? हाँ, इसके पास में मलसी सर भी है, अलसी सर भी है, हाँ, मींगना सर भी, मजाक नहीं, सोबा सर भी, ऐसे सारे गांव है। ये पानी का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। इधर भी जैसे टांका बनाते हैं वैसे ये पहले बहुत साफ सुथरे रखते थे। अब तो क्या है कि सरकार सब जगह पानी पहुंचाने लग गई, लेकिन वो सोचिए कि वो पानी कितना साफ सुथरा, फ्लोराइड नहीं था। आजकल तुम उठते हो तो उठते ही कटके निकालना शुरू कर देते हो, निकालते हो ना, ये जितने निकल रहे हैं इसका मतलब हड्डियां सूख गई, इनमें क्या जम गया है? फ्लोराइड जम गया। हाँ, ये फ्लोराइड। और उठते ये जो बोल रहे हैं ना, जिसके गोडे नंबर आने वाला है ट्रांसप्लांट के चिरंजीवी योजना में, इलाज क्या है? चिरंजीवी योजना नहीं है, दौड़ जो लगाएगा ना उसके ये मजबूत रहेंगे। दौड़ लगाने से ग्रीस बन जाता है, अपने शरीर में क्या बनता है? ग्रीस। इससे फिर ये क्या है? सूखते नहीं, ये फायदा है इसका। तुम पैदल वगैरह आते हो तो ये सही है एकदम। लेकिन वर्तमान में क्यों, ये सोचिए आप, सबसे ज्यादा क्यों हो रहे? लोग पैदल चलना ही बंद हो गए ना, सब मोटरसाइकिल, साइकिल तो है ही नहीं, साइकिल से तो फिर भी ग्रीस बनता था, वही तो बात है ना। गाड़ी वगैरह, बस वगैरह, इसमें मुश्किल से 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम ही क्या है, तभी तो ऊपर चढ़ते, तब दिक्कत आ जाती है ना। पहले लोग क्या है कि चला करते थे, कोसों दूर चला करते थे। ये गोड ट्रांसप्लांट है। आपके दादा की उम्र के जितने भी लोग हैं उनको देखिए, कितने लोगों किसी का ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं होगा, किसी के नहीं हुआ ना। अब ये ट्रांसप्लांट है, यानी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये मूल कारण इस फ्लोराइड की ही देन है, इसको सबसे ज्यादा का। तो अस्थायी तालाबों को सरिया सरोवर कहते, तथा इस क्षेत्र के कच्चे या पक्के कुओं को
कच्चे या पक्के कुओं को जोहोड़ या नाडा कहते हैं। जोहोड़ या नाडा कहते हैं। हाँ, कि जोड़ा जोड़ी है ना, इसके नाम से उनको क्या बोल देते हैं, जोड़ या नाडा के नाम। तो ये पूरा शेखावाटी का अंतः परवाई जो क्षेत्र आता है ना। अभी चौथा बताइए कौन सा है, बताओ। घग्गर प्रदेश। कि शेखावाटी के बाद अगला जो क्षेत्र अपन ने लिखा चौथा है, यानी वो कौन सा हो गया, घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश है, मतलब राजस्थान का जैसे ये उत्तरी भाग आता है। यहां पर पहले की नदी बहा करती थी, जिसके बारे में ऐसा मानते थे कि कौन सी है, सरस्वती। लेकिन ये नदी सरस्वती नदी है, ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई। इसके भी वास्तविक प्रमाण भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में वैदिक काल में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती। चौतांग, सतलुज, व्यास, ये नदियां बहा करती। इसमें सतलुज और व्यास है, इन्होंने तो मार्ग बदल लिए। कि सतलुज और जो व्यास नदी है, यह इन दोनों ने क्या बदल लिए, मार्ग। और सरस्वती नदी क्या होगी, विलुप्त। अतः इसके स्थान पर एक दूसरी नदी आ गई, उस नदी का नाम क्या हो गया, घग्गर। कि सतलुज व्यास है, इन्होंने मार्ग बदल ली, और सरस्वती चौतांग है, ये क्या होगी, विलुप्त होगी। ये इस सरस्वती नदी के प्रमाण हैं, ये कहते हैं कि ऋग्वेद में भी इसके वर्णन किया गया है। हाँ, कि ऋग्वेद है, यानी इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि आते हैं। कपिल मुनि, विश्वामित्र है, इन लोगों ने भी क्या है, यानी इसका ऋग्वेद है, यानी जैसे मंत्र दृष्टा है। कपिल मुनि आते हैं, विश्वामित्र है, इन लोगों ने सरस्वती का उल्लेख किया है। और इसके बाद में कहते हैं कि ये नदी क्या होगी, विलुप्त होगी। इनके अनुसार अलग तरीके से विलुप्त हुई है, और भूगोल के अनुसार अलग तरीके से होगी। दोनों की बात अपन करेंगे। तो सतलुज व्यास नदी है, इन्होंने क्या बदल लिया, आज भी बह रही है, मार्ग बदल लिया। वर्तमान में इस क्षेत्र में एकमात्र नदी कौन सी बहती है, घग्गर। कि वर्तमान में एकमात्र घग्गर नदी बहती, जिसमें आप देखेंगे कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, और वर्तमान में एक क्षेत्र और आ गया, कौन सा हो गया, अनूप। यही एकमात्र घग्गर नदी है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ है। इसका 75% भाग कौन से प्रदेश में आता है, घग्गर प्रदेश। हाँ, ये पूरा प्रदेश किस में आ जाएगा, घग्गर प्रदेश। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का 75% भाग घग्गर प्रदेश में आता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के मैदान को, हाँ, कि हनुमानगढ़ है, इसमें घग्गर के मैदान को नाली या फिर किसका मैदान कहते हैं,
पाट का मैदान कहते हैं, नाली बोलते हैं वहां पर, वैसे गंगानगर वाले भी नाली बोलते हैं। तो हनुमानगढ़ है, यानी इसमें घग्गर के मैदान को क्या कह दिया जाता है, नाली या पाट का। नाली की जमीन भी महंगी होती, पानी की सप्लाई अच्छी होती है ना, नमी भी रहती है। नाली या फिर किसका मैदान कह दिया जाता है, पाट का मैदान। ये तो इसके बारे में। अब दूसरा क्या है कि जैसे ये जो नदी आती है, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 2200 से 1900 ईसा पूर्व है, भयंकर सूखे के कारण यह नदी विलुप्त हो गई थी। 2200 से कितना हो गया, 1900 ईसा पूर्व। अब 2200 और वर्तमान में 2023, 2200 तो ईसा से पहले हो गए, 2000 अब चल रहे हैं, जोड़ो इसमें 4200 हो गए। और आपको मैंने यही बताया था, 4200 वर्ष पहले एक एज, यानी जो एज का शुरुआत होती है, जिसका नाम क्या दिया गया, मेघालयन एज, उसी में हमारी सभ्यताएं क्या हो गई थी, नष्ट हो गई भयंकर सूखे के का। तो 4 से 5, आज से कितना हो गया, 4 से 5000 वर्ष पहले ही कौन सी नदी विलुप्त हुई है, सरस्वती। भयंकर सूखे के कारण, सूखे की चपेट में आ गई थी कौन सी नदी, सरस्वती, जिसके मार्ग खोजने के लिए कई कमेटियां गठित की गई। हाल ही में एक कमेटी है जिसने इसका मार्ग यानी जो खोजा है, उस कमेटी का नाम है के.एस. वल्दिया कमेटी। और के.एस. वल्दिया कमेटी ने सरस्वती नदी का मार्ग खोजा है। उसने यही कहा है कि सरस्वती नदी बहती थी हमारे थार के मरुस्थल से, और कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त होती थी। यमुना, ये दो धाराओं में थी, जो यमुना है वो इसी का भाग थी, और एक जो घग्गर होते हुए लूणी वाला एरिया होते हुए कच्छ के रन में आती थी, ये जो यह जैसलमेर बाड़मेर से प्रवाहित होती थी, यहां पर ही वो नदी क्या हुई है, विलुप्त हुई है। ये जो कमेटी बनाई गई मार्ग खोजने के लिए, जो समिति है, यानी उस समिति का नाम क्या आता है, के.एस. वाल्दिया। वल्दिया भी लिख देते हैं, वाल्दिया भी लिख दिया आता है। इसने किसका, सरस्वती नदी है उसका मार्ग खोजने का कार्य किया। उन्होंने इसका पूरा मेजरमेंट है, यानी ये बताया, यानी जो सरस्वती रिवर है इसके बारे। तो अगला आप लिखिएगा, घग्गर नदी है, यानी इसमें घग्गर प्रदेश में लिखो। वैदिक काल में इस क्षेत्र में सरस्वती चोतांग, हाँ, सरस्वती चोतांग सतलुज व्यास, हाँ, चोतांग सतलुज व्यास नदियां बहती थी। सतलुज व्यास नदियां बहती थी। सरस्वती और चोतांग विलुप्त हो गई, सरस्वती और चोतांगे विलुप्त हो गई। वर्तमान में एकमात्र घग्गर नदी बहती, वर्तमान में एकमात्र घग्गर नदी बहती। सतलुज व्यास नदी ने अपने मार्ग बदल लिए।
गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के 75% भाग को गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के 75% भाग को घग्गर प्रदेश में शामिल किया गया। हनुमानगढ़ में घग्गर के मैदान को नाली या पाट का मैदान, कहा जाता है। नाली या फिर किसका मैदान कहा जाता है? यानी पाट का मैदान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 2200 से 1900 ईसा पूर्व है, 2200 से 1900 ईसा पूर्व है, भयंकर सूखे के कारण सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। अब जैसे सरस्वती जो रिवर है, इसका रूट मैप ये जो रूट मैप है, यानी ये तैयार किसने किया? के एस वल्दिया। इनके द्वारा बताया गया है कि हाँ, कि इन्होंने सौंप दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र में, क्योंकि बीच बीच में कई जगह मीठे पानी, कौन सा पानी हो गया? कि मीठे पानी का क्या है, अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी वो कहते हैं कि सरस्वती नदी की देन है। उसी क्षेत्र में क्या है, यानी इसको शामिल किया गया। तो एक लाइन लिखिएगा, सरस्वती नदी के, हाँ, सरस्वती नदी के मार्ग खोजने का कार्य के एस वल्दिया समिति ने किया है। सरस्वती नदी का मार्ग खोजने का कार्य के एस वल्दिया समिति ने किया है। क्या योद्धे? वो तुम्हारे इतिहास में होगा, वो मेरे को नहीं पता। हाँ,
योद्धे, शोरसेन और वो उसमें आएंगे क्या, कहेंगे? तो केएस वल्दिया समिति है, यानी उसमें इसको, इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर सारे जानता, मास्टर अपना अपना विषय ही जानता है ना। दूसरा, तुम ये मत सोचो कि यहाँ खड़ा तो उसको इतिहास भी आता होगा, इसको संस्कृत भी आती होगी, हिंदी भी आती होगी, ऐसा नहीं है। इतना ही आता, वो उसमें नाम पढ़ोगे तुम, जो इतिहास कला संस्कृति है ना, अलग अलग प्रदेशों के, जैसे योद्धे प्रदेश है, शोरसेन प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश आता है, जंगल प्रदेश आता है ना। मेरे को ये नहीं पता, ये नाम सुने हुए ही हैं, तुम सोचो कि जंगल कहाँ था, मुझे थोड़ी पता है ये। हाँ, मत्स्य कहाँ पर, वो मेरे को नहीं पता होता है ना, तो वो उसमें पढ़ोगे अलग अलग। तो ये केएस वल्दिया जो कमेटी है, यानी उसके द्वारा इसका मार्ग खोजने का, मतलब जगह जगह मार्ग खोजने का मतलब खोद खोद के, मतलब जहां मीठे जल के स्रोत उनको जोड़ दिया उन्होंने उस क्षेत्र से, जोड़ करके यानी वहां तक ये पहुंच गए कि ये बिल्कुल क्या है, क्षेत्र आता है। तो गंगानगर, पहले गंगानगर हनुमानगढ़ का ही क्षेत्र अपन लिखा करते थे। मतलब जैसे ये अपन ने लिखा कि गंगानगर हनुमानगढ़ है, यानी इसका 75% भाग है, यानी इसमें सा ये पूरा भाग आता है। तो इस रूट में मैप है, यानी इसमें अपन देखते हैं कि ये जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ये पूरा जो भाग, ये ग्रीन वाला पूरा इसमें ले लिया गया, घग्गर प्रदेश। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन देख रहे हैं, जैसे ये गंगानगर का ये क्षेत्र बच गया, हनुमानगढ़ का जो रावतसर वाला जो क्षेत्र आता है, यानी इसको, ये इसमें घग्गर प्रदेश में शामिल ही नहीं। अब आजकल यहां पर एक और बन गया, यानी वो कौन सा बन गया, अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ का ये क्षेत्र नहीं है इसमें ना भाई। तो गंगानगर ये पूरा जो क्षेत्र अपन देख रहे हैं, 75% भाग घग्गर का प्रदेश है, इसमें आता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया आता है, सतलुज व्यास का संबंध कौन से प्रदेश से है? तो किससे? सतलुज, घग्गर नाम ही नहीं दिया। तो ये पहले इस क्षेत्र में कौन सी नदी, जैसे आ गया थार के मरुस्थल से, पूर्वी मैदान से, अरावली से, दक्षिणी पूर्वी पठार से, तो बताइए सतलुज व्यास का संबंध किससे था? थार के मरुस्थल में भी कौन सा प्रदेश आता है, घग्गर पर। शुष्क या अर्ध शुष्क, कौन से आता है, यही अर्ध शुष्क प्रदेश आता है इससे। तो ये 75% जो भाग, अब ये यहां पर अपन ने देखा कि ये पूरा हमारे 4 भाग थे, और चारों भागों में हमने लिखा कि कौन कौन से, यानी जो 4 भाग आते हैं। तो इसमें आपको मूलतः यही यहां तक पहुंचना है कि उत्तर से दक्षिण तक का जो क्षेत्र आ रहा है, यही इसमें घग्गर प्रदेश हो गया, फिर अपन ने शेखावाटी, जिसको कौन सा प्रदेश कहते हैं, बांगड़ भी कहते हैं, और एक कौन सा हो गया, नागौर की उच्च, और फिर कौन सा आता है, लूणी। अब इनमें कई ऐसे शब्द भी हैं, वो लगा दे यार, 2 फोटो भेजिए, कहां तुम चले जाते हो, जब जरूरत ही नहीं है, बाद में लेट पहुंचते हो। रूट मैप है वो आपको सरस्वती का, ये ध्यान रखना अच्छा है। के एस वल्दिया कमेटी कौन सी आती है, के ये इसने अपना रूट मैप, इससे पहले बहुत सारी समितियां बनी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सफल नहीं हुई। इस केएस वल्दिया समिति है, यानी इसने काफी हद तक, यानी इसमें क्या है, यानी सफलता प्राप्त की है। ये जैसे सरस्वती हरियाणा होते हुए, यानी इस पूरी नदी का जो कुरुक्षेत्र अपन देखेंगे, वहां से इसका हरियाणा में भी इसके अवशेष, यमुना जो नगर आता है, कुरुक्षेत्र आता है ना। यहाँ पर जो क्षेत्र है, यानी जो क्या काठल जो क्षेत्र आता है, यही यहां तक ये हरियाणा के अवशेष, मतलब हरियाणा से फिर हमारे कहां पर प्रवेश करेगी, राजस्थान है इसमें। तो ये जो रूट मैप अपन देखें, ये इसका जो पूरा का पूरा क्या है, यानी रूट मैप का क्षेत्र आता है।
ये पूरा 2 ग्लेशियर आते हैं। हाँ, बंदरपूंछ ग्लेशियर और जेनू ग्लेशियर आता है, जहां से गंगा यमुना नदी जो है, ये इन्हीं के पास से जो नदी निकलती है, यानी वो कौन सी होगी? सरस्वती। तो ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वगैरह है, उत्तराखंड है, इसके बाद हरियाणा है, यानी यहां से प्रवेश करते हैं सरस्वती। इसी को जो हाँ दृश्यवती नदी है, यानी इसके नाम से जाना। तो ये शाखा एक तो क्या होगी? यमुना, और कौन सी होगी? गंगा। ये यहां से फिर हमारे देखो राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आता है? बीकानेर। गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र हो ही गया। यहां से ये कहां पर है? जैसलमेर। और जैसलमेर होते फिर एक ही शाखा के रूप में कच्छ, और कौन सा क्षेत्र आ गया? भुज। यह इसमें ये नदी, तो ये पूरा बताया गया है कि ये इसका क्या रहा है? रूट चार्ट है, ये रहा। जिसको हकरा है, नारा है, सरस्वती है, यानी ये। और ये जो नदी आती है इंडस, ये कौन सी होगी? सिंधु नदी। कौन सी होगी? ये समानांतर इस क्षेत्र है, यही इसमें बहा करती थी। और ये पूरा जो कब विलुप्त है? तो यानी पैलियोजोइक युग था, उसमें तो बहा करती थी। मेसोजोइक है, यही उसमें भी क्या है? यानी ये नदी बहा करती थी। और फिर क्या हुआ? शुष्कता की वजह से ये क्या होगी? सूख गई। वर्तमान में इसके केवल हमें क्या प्राप्त होते हैं? यही अवशेष हैं, यही प्राप्त होते हैं। तो हरियाणा वगैरह है, यही इसमें भी ये नदी बहा। अब देखो कि मरुस्थल के कई सारे शब्द होते हैं जिनको अपन मरुस्थलीय शब्दावली के रूप में लिखते हैं। जल की कमी रहती है, तो जल के लिए कई सारे जो शब्द हैं, यानी उनका अपन इस्तेमाल करते। सबसे पहला एक ही जैसे शब्द अपन लिखते हैं, रण या टाट। रण भी लिख देते हैं, रण, या फिर क्या होता है? टाट। रण या टाट किसे कहते हैं? क्या होता है? तो इसका मतलब मरुस्थल है। इसमें वर्षा ऋतु में, कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें। अस्थायी खारे पानी की झीलें, या अपन ये कहें कि दलदली मृदा। हाँ, कि अस्थायी खारे पानी की झीलें, या फिर अपन ये कह सकते हैं दलदली जो मृदा है, उसको ही क्या कहा जाता है? रण या टाट कहते हैं। हाँ, रण, रण एक्चुअल में नाम, जैसे कच्छ का रण, दलदली तो होती है, वहां पर सूख जाता है तो सफेद रण, नमक की परत बन जाती है। तो ऐसे मतलब ये एक तरह की निम्न भूमि होती है, जहां बरसात में चारों तरफ का पानी आकर के वहां पर क्या हो जाएगा? इकट्ठा। कई सारे रण है हमारे, जैसे जैसलमेर है। उसी जैसलमेर में अपन जैसे लिखें कि पोखरण, कन्नौड़, कावोद, लव्वा, ब्रह्मसर, ये पोखरण है, कन्नौड़ है, कावोद है, लव्वा है, ब्रह्मसर है, ये सारे रणभूमि है। सबसे ज्यादा रणभूमि ऐसे जैसे बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे बड़ा रण आता है, कौन सा आ गया? थोब रण। एक वो तुम्हारे घोड़े वोड़े दौड़ाते हैं, उसका क्या नाम? नाम भूल रहा हूं मैं। मेला वगैरह लगता है ना, रेडाना। कौन सा आता है? रेडाना है ना। हाँ, कि रेडाना रन हो के यहां मेला वगैरह भी लगता है शायद कुछ। घोड़े वगैरह लोग लेकर के आते हैं, गधे भी लेके आते होंगे, है ना। हाँ, घोड़े गधे नहीं लेके आते हैं क्या? घोड़े लेके आते हैं, ऊंट। अच्छा, ऊंट लेकर के आते हैं ना। हाँ, तो वही थे। तो यहां पर जैसे बारथोब रण, और कौन सा हो गया? रेडाना जो रण है ये। इसी प्रकार से जोधपुर, अब तो फलोदी में चला गया,
जिसमें यही वर्तमान में यही जो अपन आपको मैंने बताया बाप, और कौन सा आ गया फ्लोत। ये रण है, यहां पर बरसात के समय आपको क्या है, जल इकट्ठा हो जाए। तो वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलों और दलदली मृदा को रन या टाट कहते हैं। आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मरुस्थल में बनने वाली विशिष्ट लवणीय झील कहलाती, विशिष्ट लवणीय झील है। और उसमें फिर अपने क्या है कि एक ऑप्शन में दे दिया रन, दूसरे में क्या है टाट, तीसरे में डांड, चौथा है यानी इसमें दे दिया पलाया। हाँ, तो ये चार शब्द हैं, यानी ये दिए गए थे विशिष्ट लवणीय झील। तो यहां पर ये, इसमें तो अपन ने विशेष शब्द लिखा ही नहीं है ना, कि वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झील या दलदल कीचड़, वैसे दलदल को क्रिक कहा जाता है अंग्रेजी में। जैसे सरक्रिक का नाम आपने सुना है, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है, सरक्रिक दलदली मृदा ही है। वहीं कोरी क्रिक भी है, वहीं गोटिया क्रिक भी है। ये सब कच्छ का जो रण आता है ना, उसी के पास में है। तो ये वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें या दलदली जो मृदा होती है, उसको क्या कहा जाता है, रण या टाट कहते हैं। कई बार बाढ़ उड़ जाते हैं तो भी टाट आ जाती है बाहर, है ना। और कई शेखावाटी क्षेत्र में बकरी को भी टाट कहते हैं। हाँ, दूध देती है तब तक बकरी है, और बाद में क्या हो जाती है, टाट हो जाती है ना। हाँ, ये भी। तो अगला लिखिए आप एक शब्द, मरुस्थलीय शब्द, रन या टाट। रन या टाट में लिखो, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में मरुस्थल में बनने वाली, वर्षा ऋतु में मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलों, अस्थायी खारे पानी की झीलों या दलदली मृदा को, दलदली मृदा को रन या टाट कहते, रन या टाट कहते। ये प्रमुख रण आपके सामने मैंने लिखे, इनके नाम भी लिखो। रण या फिर क्या कहते हैं, टाट। इनमें प्रसिद्ध कौन सा रण आता है, रेडाना। हाँ, लिख लिया। सबसे बड़ा जो रन है, यानी वो कौन सा, थोब रन, बाड़मेर में आता है ना, ये थोब रन आता है, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा लिख लेना थोब रन, इसकी तुम्हें एक आध फोटो दिखाता हूं। अब इसके बाद
एक आपको मैंने जैसे रण है, रण के बाद रण या टाट हो गया, इसके बाद एक शब्द आता है डांड। ये भी है कि विशिष्ट लवणीय झीलों को डांड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को किसका अवशेष माना गया है? तेतीस सागर का अवशेष, वो क्या कहलाते हैं? डांड। तो ये इसका यही था आंसर, कौन सा आएगा? डांड आएगा। लेकिन डांड कम करके आए लोग, और पलाया है, ये कोई रन है, यही नाम ज्यादा सुने हुए ज्यादा लगते हैं ना, कि वो है, सुने हुए नहीं है। ध्यान, विशिष्ट लवणीय जो झील है उसको क्या कहते हैं? एक होता है पलाया, पिलाया नहीं। पलाया एक्चुअल में वातगर्त है। ये वात का मतलब क्या होता है? वायु, हवा। लगातार हवा के चलने से एक जगह से मिट्टी उठती है तो वहां पर गहरा गड्ढा बन जाता है। जैसे यहां पर गहरा क्या बन गया? गड्ढा। और अब इसमें जैसे बरसात होगी तो आसपास का जल बह करके आएगा, इधर से जल बह के आएगा इधर, इसमें जल इकट्ठा हो गया तो इसमें ये खारे पानी की झील बन जाएगी। इसको कहा जाता है पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया। ये सहारा के अपने मरुस्थल में यहां पानी बहुत ऊपर है, पानी ज्यादा नीचे नहीं है यहां पर, लेकिन दिक्कत यह पानी है किस प्रकार का? खारा है। यानी सहारा के मरुस्थल में तो और ही ऊपर पानी, मतलब वहां तेज हवाएं चलती है, जहां से मिट्टी उठ गई, उस मिट्टी के उठने के बाद उस गहरे गड्ढे का संबंध ही भूगर्भिक जल से हो जाता है डायरेक्ट। जैसे आप यूपी बिहार में जाएंगे, पानी ऊपर नहीं है, 10 फीट नीचे पानी है। तो यहां पर भी ये इस प्रकार की स्थिति आती है कि जो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से यही भूमिगत जल से इसका संपर्क सारा के मरुस्थल में, वहीं का ये शब्द है कौन सा? पलाय। अपने इतना नीचे, यानी इतना ऊपर पानी नहीं है, काफी नीचे है, लेकिन जब चारों तरफ से जल बह करके, बरसात का पानी तो मीठा होता है, फिर खारा कैसे हुआ? अरे इनमें नमक के क्या है? कण। रेत में किसके कण है? वो घुल करके आ जाता है, इसलिए पानी कैसा हो जाता है? खारा। तो अगला लिखिए आप, डांड। डांड में लिखो विशिष्ट लवणीय झीलों को, विशिष्ट लवणीय झीलों को विशिष्ट लवणीय झीलों को डांड कहते हैं। कि विशिष्ट लवणीय जो झीलें आती है ये उनको क्या कहा जाता है? यानी डांडे का। इन्हें तेतीस सागर का अवशेष माना गया। इन्हें तेतीस सागर का अवशेष माना गया। अगला आप लिखिए पलाया। पलाया, पलाया में लिखो पवन निर्मित अस्थायी, पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलों को पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलों को पलाया कहते हैं। इन्हें वातगर्त भी कहा जाता है। कि इनको क्या कह दिया जाता है? यानी वातगर्त है, इसके नाम से भी जाना।
वायु के द्वारा बना गड्ढा, उसको क्या बोलते हैं? वात गर्त है इसके नाम। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन कौन सा हो गया? डाल। ये तो तीनों के तीनों जो स्रोत थे मीठे पानी के नहीं थे, यानी कौन से पानी के हो गए? खारे। इसके बाद अगला जैसे हम लिखें कि पलाया है, यानी एक शब्द आता है खड़ीन। कौन सा शब्द हो गया? खड़ीन। ये ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर में 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, कि 15वीं जो सदी है उसमें पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण की तकनीक कह सकते हैं अपन। स्रोत नहीं है, तकनीक है, टेक्निक, विधि कह सकते हैं। तकनीक है वर्षा जल संग्रहण की तकनीक, या इसको क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। कौन से ब्राह्मणों की? आपके चाणक्य सर, उनका विशेष योगदान था आज से 500 वर्ष पहले। हाँ, पूरा मेजरमेंट, तकनीक वगैरह सारा काम करने वाले वही थे, कि कैसे हमें पानी पूछ लेना चाहिए तुम आते हुए। तो वो क्या है, उन्होंने मूलतः क्या, जैसे यहां पेड़ पौधे हैं बहुत ज्यादा, उनके वहां कई सारे प्लॉट हैं जो कल बताऊंगा आपको, आज नहीं। हाँ, कुलदरा गांव है, उनमें उनके कई सारे प्लॉट पड़े हैं, लेकिन आजकल भूत रहने लग गए वहां पर। फिर भी मैं कह रहा हूं मेरे को साथ लेके चलो, मैं करवाता हूं तुम्हारा कुछ है ना। तो हाँ, ये जैसे पेड़ पौधे यहां पर अच्छी खासी क्या हो रही है? वर्षा। तो जैसे इस तरफ ढाल है तो यहां पर बांध बना देते हैं मिट्टी का। मिट्टी का आजकल तो पक्का बना, सरकार बहुत ज्यादा अनुदान देती, हद से ज्यादा, और यहां आकर के जल इसमें क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। और फिर इस जल को सिंचाई के रूप में काम में, पालीवाल ब्राह्मण किसान थे, व्यवसायी थे, व्यापार करते थे और किसानी करते थे। इसी में पूजा पाठ में नहीं था, इन्हीं चीजों में उनका क्या था? ध्यान था, किसानी में और व्यापार में। लंबी दूरियां तय करा करते थे, व्यापार। हमारे एक बार पालीवाल सर खुद रोम चले गए थे। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही बात है। हाँ, रोम चले गए थे। कि वो क्या लेके? कि रेशम लेके जा रहा हूं मैं। तो वही था, अभी पूछ लेना था इसमें वहां करके। तो इनका तो ये दक्ष पूजा पाठ में नहीं रहे हैं, ये किसमें? व्यापार में और कृषि यानी उसमें। तो इनके द्वारा ये अपनाई गई वर्षा आज भी जैसलमेर में 500 छोटी बड़ी खड़ीने, जिनसे लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती। कितनी भूमि पर है? यानी 1200 हेक्टेयर जो भूमि आती है, यानी इस पर क्या होती है? यानी जो सिंचाई होती है। और हाँ, 1200-1300 हेक्टेयर जो भूमि है, उनमें से 150 खड़ीने तो अकेले आपके पालीवाल सर के पास ही। हाँ, लगभग 300 हेक्टेयर भूमि पर वो अकेले सिंचाई कर डालते हैं। ये है क्या? कच्ची खड़ीन तो ये कच्ची, जिसमें क्या है कि रेत से, ये देखो कि जो आप देख रहे हो कि ये पूरा जो क्षेत्र है, यहां ढाल दे करके मिट्टी इकट्ठी कर ली, ये पानी बह करके यहां पर आ गया। ये खड़ीन है। अब क्या इससे दो फायदे? जल रिस करके अंदर जाएगा, भूमिगत जल ऊपर आएगा। सबसे बड़ी बात है, नमक के कण भी नीचे चले जाएंगे, ऊपर अच्छी मिट्टी रह जाएगी। ये भी, इसको नीचे, जल के नीचे जाने को निक्षालन कहा जाता है। सरकार जो अनुदान देकर के जो खड़ीन तैयार करवाती है, उस खड़ीन को इस तरीके से तैयार किया, प्रोजेक्ट होता है उसका। ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का ही जो क्षेत्र आता है, इसमें ये भूमिगत जल स्तर में क्या होती है? वृद्धि। यहां बरसात हुई, जल बह करके इसमें पक्का डैम बना दिया ना, खड़ीन बांध इसी को बोलाता है। और इससे सिंचाई के रूप में क्या है? जल ले लिया आता है। नमक वगैरह वो भी सेलाइन जो एरिया आता है नीचे चला आता है, जैसे मटका होता है पानी का,
अपन उसमें मटके में पानी भरते हैं तो बाहर नमक अपने आप क्या आ जाता है, बाहर सफेद सफेद हो जाता है ना, फिर उसको अपन धो करके वापस क्या करते हैं ऐसा। तो ये इनसे लगभग छोटी बड़ी यही 500 खड़ीने हैं, यानी जिनसे लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि है, यानी उसमें और लंबी अवधि तक क्या रहती है, नमी रहती है। तो ये 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है, उसी को किस नाम से जाना आता है, खड़ीन। तो अगला एक आप लिखिए खड़ीन। खड़ीन में लिखो जैसलमेर में, जैसलमेर में 15वीं सदी में, जैसलमेर में 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक, तकनीक कह सकते हो आप, पद्धति कह सकते हो, विधि कह सकते हो, लेकिन स्रोत नहीं लिखना। हाँ, तकनीक ही को खड़ीन कहते हैं। अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण की तकनीक को खड़ीन कहते हैं। वर्तमान में जैसलमेर में, वर्तमान में जैसलमेर में छोटी बड़ी 500 खड़ीने, जिनसे 1200 हेक्टेयर भूमि, 1200 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती, कि छोटी बड़ी 500 खड़ीने हैं जिनसे 1200 हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है, सिंचाई। तो ये वर्षा जल संग्रहण की क्या है, पद्धति। बाकी अपन बाद में करें। ये आप पालीवाल सर की खड़ीन है, ये गवर्नमेंट से पैसे ले लिए पक्की के और बना दी कौन सी, कच्ची है। ठीक है, आप बताओ।